तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर ये कहते हुए भी निशाना साध रही है एआईएमआईएम और टीआरएस पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की अनदेखी की जा रही है। और आपको याद हुआ कल जिस तरीके से निजाम को महिमा मंडन की कोशिश की गई थी, उसके बाद भी बीजेपी द्वारा लगातार पलटवार किया गया और सरदार पटेल की अनदेखी करने पर, उनके नाम का जिक्र ना करने पर एआईएमआईएम और टीआरएस पर लगातार निशाना साधा गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसमें सियासी ध्रुवीकरण भी देख रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की खासतौर पर बात करें तो कल तो उन्होंने इसे निजाम वर्सेस गोडसे भी बना दिया था। उन्होंने तो इसमें नाथूराम गोडसे की भी एंट्री करा दी थी। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ राकेश सिन्हा है, हमारे साथ एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए सैयद असीम वकार जुड़ेंगे अब से बस थोड़ी देर बाद। गीता भट्ट आरएसएस समर्थक हैं। हमारे साथ मोहम्मद सैफुल्ला हैं, हिस्टोरियन हैं निजाम पर। और हमारे साथ राशिद खान हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहां। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल गीता भट्ट जी आपसे है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि निजाम को डिमोनाइज किया गया। ये असदुद्दीन ओवैसी का पक्ष है। वो कहते हैं निजाम तो देशभक्त थे, वो कहते हैं निजाम ने तो बहुत कुछ किया भारत में विलय के लिए। तो फिर बीजेपी और आरएसएस पर वो आरोप लगाते हैं कि डिमोनाइज करने का काम किया, जानबूझकर एक ऐसी छवि निजाम की पेश की गई ताकि लोगों के मन में उनके लिए एक देशभक्त वाली भावना न। गीता भट्ट, चलिए गीता भट्ट तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर राशिद खान आप तक आवाज पहुंच पा रही हो। आज भी अगर आप देखें तो जो हैदराबाद का मुक्ति दिवस की घोषणा जब भारत सरकार के द्वारा की गई तो उसको राशिद खान अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, हैदराबाद में इस वक्त निजाम को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? और बीजेपी तो सीधे तौर पर कह रही है कि निजाम का शासन आज भी चल रहा है। किस पर निशाना है, किसी से छिपा नहीं है। राशिद खान आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश सिन्हा भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, हैदराबाद में जिस तरह से सियासत हो रही है उसके बाद गंभीर सवाल है, एआईएमआईएम की बात करें या फिर टीआरएस की बात करें, एक ही बात बार बार कही जा रही है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है इस मुक्ति दिवस के बहाने। आपका जवाब सर? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि 17 सितंबर को जब सरदार पटेल हैदराबाद का इंटीग्रेशन किया था, उस इंटीग्रेशन के पीछे की क्या कहानी देखना चाहिए। 17 सितंबर से पहले लगातार हैदराबाद में रजाकार, जिसका ही रूप एमआईएम है, जिसको ओवैसी नेतृत्व कर रहे हैं, रजाकारों की सेना ने हिंदू महिलाओं के डिग्निटी पर जितना बड़ा आक्रमण किया, शायद पार्टीशन के समय ही ऐसा हुआ था। इतना नहीं, हिंदू घरों को जलाया गया, हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। उन रजाकारों को समाप्त करने के लिए सरदार पटेल ने निजाम को बाध्य किया और हैदराबाद का इंटीग्रेशन किया। लेकिन उस हैदराबाद के इंटीग्रेशन को आज भी एमआईएम, जो ओवैसी की पार्टी है, एक ब्लैक डे के रूप में मनाती है, उसको काला दिवस कहते हैं। उस दिन ओवैसी की पार्टी के दफ्तर पर काला झंडा फहराया जाता है। इन परिस्थितियों जो वहां की सरकार है, जो तेलंगाना की सरकार है, आज वही काम कर रही है जो ओवैसी की पार्टी कर रही है। ओवैसी की पार्टी और तेलंगाना की सरकार में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। वहां मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक है, आप सरकारी दफ्तर चले जाएं, स्कूल कॉलेज चले जाएं, राजनीति के गलियारे में चले जाएं, वहां पर मुस्लिम राजनीति ऐसा है जैसे रजाकार फिर जीवित हो चुके हैं। हिंदू को द्वैत दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। हिंदू धर्म स्थानों का, हिंदुओं का, लव जिहाद का, इन सभी परिस्थितियों में आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो घोषणा की कि हैदराबाद की लड़ाई के संदर्भ में, हैदराबाद की मुक्ति के संदर्भ में और हैदराबाद की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में, वह देश का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बताता है। हम उन परिस्थितियों को बदलने के लिए कृत संकल्प हैं। ओवैसी की पार्टी के लोग आज देश को दो बातें बता दें। पहली बात कि सरदार पटेल ने जो इंटीग्रेशन किया था हैदराबाद का, वो उचित था और वो इंटीग्रेशन राष्ट्र के हित में था।
दूसरी बात वो बता दें कि रजाकारों ने जो किया वह देश के साथ न सिर्फ गद्दारी थी, वह अमानवीय है, देश विरोधी और हिंदू समाज पर आक्रमण करने वाला व्यवहार। वो एक निजी सेना था जिसको निजाम ने क्रिएट किया था। उस निजाम ने, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, उसके धन कहाँ गए? उसके धन, वह टर्की में खलीफा के घर में अपनी पुत्री का शादी चाहता था। वह एक ऐसी योजना से काम कर रहा था जिसमें हैदराबाद भारत से अलग हो। और ऐसी परिस्थिति में सरदार पटेल का कार्य जो उल्लेखनीय था, उस वक्त भी जवाहरलाल नेहरू उस कार्य में दखलंदाजी करें। जवाहरलाल नेहरू हैदराबाद में सरदार पटेल की पहल पर और सेना भेजने की पहल पर खुश नहीं, उन्होंने विरोध जताया था। इसीलिए जब कश्मीर का मुद्दा आया, इसके पहले कि सरदार पटेल कुछ काम कर पाते, इनिशिएटिव ले पाते, नेहरू यूनाइटेड नेशन में जाकर उसका अंतर्राष्ट्रीय क्रम तक चले गए। इसलिए आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इतिहास की उस परत को हटाकर देश के सामने असलियत रखा। ठीक है सर, आपने पंडित नेहरू पर भी सवाल उठाए हैं, आप एआईएमआईएम और टीआरएस की राजनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप जवाब ले लीजिए राशिद खान से, खासतौर पर जो कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर, पंडित नेहरू को लेकर आपने अभी कहा, उस पर राशिद खान से हम जवाब लेंगे। गीता भट्ट, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मोहम्मद सैफुल्लाह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आपका सवाल पूछिए मैम। जी, सवाल यहाँ पर ये है, आप निजाम का जो परिवार है उसके करीबी भी बताए जाते हैं, निजाम को लेकर ये ओपिनियन जो है इतनी डिवाइडेड क्यों है? ये हिस्ट्री को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, आपको ये एरिया का की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ये सब इसको परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए, जैसा हम सब जानते हैं कि 1947 तक इंडिया में तकरीबन 600 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें हैदराबाद सबसे बड़ा स्टेट था। और 47 में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, बट हैदराबाद जब आज़ाद नहीं हुआ। और सितंबर 48 में आप लोगों को पता है कि सरदार पटेल ने तकरीबन 40,000 की आर्मी भेज के हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट किया। और जो अनफॉर्चुनेट हालात थे वो सब हम सब भली भांति वाकिफ़ हैं। बहुत सारे, आपका जो सवाल था कि निज़ाम के फैमिली मेंबर्स जो नाराज़ हैं ये चीज़ से, डेफिनेटली नाराज़ होना चाहिए। देखिए कि एक तो सबसे पहले एक स्टेट को आपने 40,000 ट्रूप्स भेज के आपने इंटीग्रेट किया, ऐसी क्या मजबूरी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आज तक किसी ने नहीं बताया। अब मैं आपको एक आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूं कि गोवा को 1961 में दिसंबर में किया, सरदार पटेल को अगर जल्दी थी इंडियन स्टेट्स को पूरे इंटीग्रेट करके इंडियन यूनियन में, तो गोवा को आप 14 इयर्स क्यों रुके आप? तो ये सब सवाल हैं जिसकी वजह से जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो ग्रैंडसन्स हैं, अभी तो उस्मान अली खां बहादुर